वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म सॉल्व एमसीक्यूज। ये फाइनल टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको FIN 6 to 1 के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं लेक्चर वाइज। ये लेक्चर वाइज सॉल्व एमसीक्यूज वाली सीरीज है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले आपके सामने लेक्चर नंबर 23 के एमसीक्यूज हैं और पहला ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑडिट सर्टिफिकेट। इनमें से कौन सा ऑडिट सर्टिफिकेट की टाइप नहीं है? आंसर है इसका डिस्क्लेमर। उसके बाद लेक्चर नंबर 25 में से आप देखेंगे कुछ लेक्चर्स आपको मिसिंग दिखाई देंगे। तो उसकी रीज़न ये कि जो भी इम्पोर्टेंट MCQs है वो आपको करवाए जा रहे हैं। सो अब ये कि इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ द लाइबिलिटी अनलिमिटेड फॉर द ऑनर। कौन सी बिजनेस जो है वो फॉर्म के अंदर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है ऑनर्स के लिए। यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर डेट बहुत ज़्यादा है बिजनेस के ऊपर और बिजनेस के एसेट्स बेचकर भी डेट को पूरा नहीं किया जा सकता, तो ऑनर को अपनी पर्सनल जो भी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी वगैरह है, वो भी सेल करना पड़ सकती है। तो ये ऐसा सॉल्ट प्रोप्राइटरशिप में होता है जो कि सिंगल ऑनर का होता है। आपको यहाँ पर ये 2 मरतबा दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। तो ये एक मिस्टेक की वजह से है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो कि सिंगल ऑनर का बिजनेस होता है, तो ऑनर जो है वो उसके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब लेक्चर नंबर 27 ये क्या है, विच इज़ द बेसिक टाइप ऑफ कैपिटल स्टॉक इशूड बाय एवरी कॉर्पोरेशन। जो बेसिक टाइप है कैपिटल जो स्टॉक इशू करती है हर तरह की कॉर्पोरेशन, वो होता है कॉमन स्टॉक। और कॉमन स्टॉक जिनके पास होता है वो शेयर होल्डर होते हैं और उनको ऑनर कंसिडर किया जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी द कैश इनफ्लो ऑफ फॉर द बिजनेस। में से कौन सा जो कैश इनफ्लो नहीं होगा बिजनेस के लिए, वो है रिटायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। उसके बाद लेक्चर 29 ये क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी मेजर। इनमें से कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी मेजर नहीं है, वो है डिविडेंड यील्ड। और लेक्चर 32 में ये क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को, वो ये कि हाउ क्विकली कंपनी सेल्स इट्स इन्वेंट्री। कितनी तेजी से कंपनी जो है वो अपनी इन्वेंट्री को सेल करती है। अब ये कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द EPS ऑफ द कंपनी इफ इट पेड स्टॉक डिविडेंड ऑन कॉमन स्टॉक। इफेक्ट क्या होगा EPS के ऊपर कंपनी के, अगर वो पे करती है स्टॉक डिविडेंड कॉमन स्टॉक के ऊपर? आंसर है डिक्रीज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफर्ड शेयर। एक्चुअली इनमें से कौन सा फीचर नहीं है प्रेफर्ड शेयर का? आंसर है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव। लेक्चर 33 के विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी पर्टिकुलरली इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। इनमें से कौन सा जो है वो एसेंशियल है, जरूरी है बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए पार्टिकुलरली तौर पर, खास तौर पर अगर हम देखें एडवर्सिटी के टाइम के ऊपर, तो वो लिक्विडिटी है। कितना लिक्विडिटी लिक्विड जो है फॉर्म में है, इनके इंस्टेंटली अवेलेबल है। एक तरह से हम इजी वर्डिंग में बात करें तो कैश वगैरह। अब ये कि लेक्चर 34 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट इम्प्रूव द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। में से कौन सा जो है वो इम्प्रूव नहीं करेगा रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट रेशियो के ऊपर, वो है इशूइंग ट्रेजरी स्टॉक। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस प्रॉपरली रिप्रेजेंट द डेरिवेशन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है जो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको, वो ये कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू ऑनर्स इक्विटीज़। आप देखते हैं कि एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी होती है। तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ जो है ये ऑनर्स इक्विटी के बराबर होगा, क्योंकि लाइबिलिटी को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू ऑनर्स इक्विटी है, वरना एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी होता है। अब ये कि लेक्चर 35 ये कि व्हाट विल बी दी इफेक्ट ऑन द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ द कंपनी इफ इट चेंज फ्रॉम फीफो टू लीफो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। क्या इफेक्ट होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के ऊपर कंपनी के, अगर उसको चेंज करते हैं फीफो से लीफो तक और इन्फ्लेशन का पीरियड है यानी कि महंगाई का, तो क्या होगा? इंक्रीज होगी। उसके बाद द रिटेन अर्निंग अकाउंट हैज़ डेबिट बैलेंस। रिटेन अर्निंग अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। हाउ इज इट प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट एंड व्हाट इज इट कॉल्ड। किस तरह इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं और क्या कहलाया जाता है? वो ये कि द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एंड डेफिसिट। अब लेक्चर 36 ये कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ appropriate retain earning on the rate of return on stockholders equity। क्या इफेक्ट होगा appropriate जो रिटेन अर्निंग है रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर, जो स्टॉक होल्डर इक्विटी है वो है नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ये कि हाउ वुड द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट बी रिप्रेजेंटेड इन द बायर्स रिकॉर्ड। कैसे जो है वो परचेज ऑफ मर्चेंडाइज जो होता है अकाउंट के ऊपर यानी कि कैश के ऊपर नहीं है, वो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा बायर्स रिकॉर्ड के अंदर। वो ये कि इंक्रीज़ होना एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का भी, क्योंकि कैश के ऊपर पेमेंट नहीं की जा रही या फिर उसी वक्त पेमेंट नहीं की जा रही है। अब चाहे कैश से करें, बैंक से करें, जिस तरह से भी करें, तो वो पेमेंट उस वक्त नहीं की जा रही है इस वजह से। उसके बाद लेक्चर नंबर 37 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। में से कौन सा एडवांटेज नहीं है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का? वो ये कि इट इज़ मच
ईजियर टू एक्सेस द ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। सो बहुत ज़्यादा ईजी होता है कि एक्सेस किया जाए जो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ होती है कंपनी की। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन इन्वेस्टर। इनमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक इन्वेस्टर के लिए? वही कि प्रोवाइड्स अ कंप्लीट बेसिस फॉर द एनालिसिस ऑफ अ कंपनी। ये कंप्लीट बेसिस प्रोवाइड करता है एनालिसिस के लिए कंपनी की। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। में से कौन सा गोल नहीं है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? वो है असेस द वर्किंग ऑफ मैनेजमेंट इन द फ्यूचर। उसका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। में से कौन सा एलिमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो ज़्यादा क्लोजली रिलेट करता है मेजरमेंट के साथ फाइनेंशियल पोजीशन की? द आंसर इज इक्विटी। अब लेक्चर 38 ये कि हाउ डज वर्किंग कैपिटल हेल्प मैनेजमेंट इन मेकिंग सोशल रेशनल डिसीजन। किस तरीके से जो है वो, अच्छा, अब सॉरी ये कंप्लीट नहीं है यहाँ पर, इसलिए आपको दूसरा वाला करवाया जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इनमें से कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप का? वो ये कि लिमिटेड लाइबिलिटी। लेक्चर 39 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट रिजल्ट इन एन इम्प्रूव्ड ग्रो ओवरऑल ग्रोथ मार्जिन ऑफ अ बिजनेस। इनमें से कौन सा जो है वो नतीजा नहीं निकले होगा, नतीजा नहीं होगा एक इम्प्रूव जो ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन है बिजनेस का? द आंसर इज हायर डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर्स। अब लेक्चर 40 के विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टॉक होल्डर्स। इनमें से कौन सा ट्रू है जो डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टॉक होल्डर्स के हवाले से? वो ये कि द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉफिट्स ऑफ अ गिवन पीरियड। जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है वो डायरेक्टली रिलेट नहीं करती प्रॉफिट्स के साथ एक गिवन पीरियड के। अब ये कि आइसोलेशन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ फाइनेंशियल रेशियो। में से कौन सा फाइनेंशियल रेशियो के बारे में ट्रू है? वो ये कि यूजलेस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ईपीएस of the company if it paid a stock dividend on common stock? So आंसर इसका डिक्रीज। आई थिंक ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया। ये भी जो फंडामेंटल फाइनेंशियल इक्वेशन है, अकाउंटिंग इक्वेशन है सॉरी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू ऑनर्स इक्विटी। अब ये कि दी स्टेटमेंट ऑफ इन अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का जो स्टेटमेंट है, द एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय इशूइंग स्टॉक कैपिटल। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्विजिशन जो लैंड जो हासिल की गई इशू करते हुए कैपिटल स्टॉक को, उसको किस तरीके से हम शो करेंगे? इज शोन एज इन अ सप्लीमेंट्री स्केड्यूल। सप्लीमेंट्री स्केड्यूल में शो किया जाएगा एज अ नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन के तौर पे। लेक्चर 41 ये है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन ओपन अकाउंट ऑन क्विक रेशियो ऑफ द कंपनी। क्या इफेक्ट होगा जो परचेज ऑफ इन्वेंट्री है ओपन अकाउंट के ऊपर, क्विक रेशियो के ऊपर कंपनी के? द आंसर इज डिक्रीज। अब ये कि इन ऑर्डर टू नो द परसेंटेज ऑफ एसेट्स फाइनेंस बाय क्रेडिटर विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज कैलकुलेटेड। यानी कि इस चीज़ की परसेंटेज जानने के लिए कि एसेट्स को डेट के क्रेडिटर्स के ज़रिए फाइनेंस किया गया है, यानी कि उधार पे लेकर एसेट्स को बनाया गया है या ख़रीदा गया है। सो कौन सा रेशियो यूज़ किया जाएगा? वो है डेट रेशियो। उसके बाद लेक्चर 42 ये कि इन अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के स्टेटमेंट के अंदर द एक्विजिशन ऑफ लैंड इस बाय इशूइंग कैपिटल स्टॉक, इसको किस तरीके से शो किया जाएगा? शोन एज अ सप्लीमेंट्री स्केड्यूल एज अ नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन। अब सॉरी नेक्स्ट वन ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज प्रोवाइड मोर पेनिट्रेटिंग मेजर ऑफ लिक्विडिटी दैन डज द करंट रेशियो। में से कौन सा रेशियो ज़्यादा जो है वो प्रोवाइड करता है पेनिट्रेटिंग मेजर लिक्विडिटी का करंट रेशियो के मुकाबले में? वो एसिड टेस्ट रेशियो है। लेक्चर 44 ये कि द ऑडिट इज़ नॉट अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। इनमें से कौन सी कंपनीज के लिए ऑडिट रिक्वायर नहीं है, लाजमी तौर पे नहीं है? वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। असल में कंपनीज क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ज़ाहिर बात है कंपनी तो खैर नहीं है, जो सिंगल ओनर की जो फर्म है। उसके बाद इन दी वर्टिकल एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑल दी अकाउंट्स आर एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। वर्टिकल एनालिसिस के अंदर इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है कि तमाम जो अकाउंट्स होते हैं उनको दिखाया जाता है एज अ परसेंटेज के तौर पर, किसके? नेट सेल्स के। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग, ये वाला कंप्लीट नहीं है सॉरी। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? वो ये कि एज लॉन्ग एज द कंपनी कीप्स ग्रोइंग, जितने ज़्यादा कंपनी ग्रो कर रही है, इट विल रिपोर्ट मोर डिप्रिसिएशन इन इट्स इनकम टैक्स रिटर्न ईच ईयर दैन इट डज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो जितना ज़्यादा कंपनी ग्रो कर रही है, ये रिपोर्ट करेगी ज़्यादा डिप्रिसिएशन, उतनी उसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न जो हर साल किया जाता है उस उसके मुकाबले में जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इनमें से कौन सी एक लिमिटेशन नहीं है? वो ये कि दे हेल्प इन असेसमेंट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। एक्चुअली
ये हेल्प करते हैं असेसमेंट के अंदर फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी के। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कुड अकाउंट फॉर अ कंपनीज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इंक्रीजिंग फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। इनमें से कौन सा जो है वो एक तरह से वजह हो सकती है कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का इंक्रीज होना एक पीरियड से दूसरे में? वो ये कि एन इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड विच हैज़ नॉट बीन अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ सेल। इंक्रीज होना आना यानी कि सेलिंग प्राइस के अंदर गुड्स सोल्ड की, जो कि इस वजह से नहीं है कि इंक्रीज़ होना से कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अब ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। इनमें से कौन सा जो है वो एक ऑब्जेक्टिव नहीं है फंडामेंटल एनालिसिस का? वही कि टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर स्टॉक प्राइस। अब लेक्चर 45 ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड अकाउंट फॉर, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। अब ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ इनकम स्टेटमेंट, कौन सी फॉर्म के अंदर इनकम स्टेटमेंट टोटल ऑफ ऑल एसेट इज डिडक्टेड फ्रॉम दी टोटल ऑफ ऑल रेवेन्यू। यानी कि सिंपल ये किया जाता है कि तमाम एक्सपेंसेस से तमाम रेवेन्यू को माइनस कर लिया जाता है एक ही बार लिख के, तो वो होता है सिंगल स्टेप फॉर्म के अंदर। और ये लास्ट वाला भी रिपीट हो गया ईपीएस वाला। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, फाइनल टर्म और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।